गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग अपने हाफ ईयरली सिलेबस का अंतिम पाठ पढ़ेंगे, विचित्रों की दुनिया। इसके लेखक है सुरेश उनियाल। सुरेश उनियाल का जन्म 4 फरवरी 1957 को देहरादून में हुआ था। राष्ट्रीय पुरस्कार न्यास तथा सारिका के संपादकीय विभाग में यह कार्यरत रहे। दिनमान टाइम्स और संध्या टाइम्स से भी इनका संबंध रहा है। दरअसल ये कल्पना लोक नहीं, कहीं कुछ गलत क्या सोचने लगे कहानी संग्रह, विज्ञान और विनाश, विज्ञान विषयक टिप्पणियां हैं, एक अभियान और संपादित कहानी संग्रह आदि इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। यह कल्पना लोक नहीं के लिए हिंदी अकादमी से साहित्यिक कृति सम्मान प्राप्त हो चुका है इन्हें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विचित्रों की दुनिया। विचित्र मूलतः हमें जानकारी देने के लिए बनाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज को कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रगति, देश की उन्नति, बिगड़ते पर्यावरण, वैश्विक गतिविधियों और समस्याओं की जानकारी देने के साथ ही विचित्र समाज के अनजाने पक्ष भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। गलत रीति रिवाजों के प्रति चेतना जगाते हैं। आज़ादी के बाद जन सूचना का सबसे बड़ा साधन बने विचित्र हमारे गौरवशाली अतीत की भी जानकारी हमें देते हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। विचित्र दर्शकों पर कई तरह के प्रभाव डालते हैं। मूलतः यह जानकारी देते हैं ये जानकारियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। विचित्र क्यों बनाए जाते हैं? विचित्र हमें जानकारी देने के लिए बनाए जाते हैं, हमें किसी चीज़ से अवगत कराने के लिए बनाए जाते हैं। समाज में हो रही बुराइयों के बारे में हमें दिखाते हैं ताकि हम लोग जान सके कि ये इस चीज़ को अगर समाज में बढ़ावा दिया जाए तो इससे समाज कितना असरदार हो सकता है, समाज पे कितना असर पड़ सकता है। और इस तरह के विचित्र देखने से हम लोग इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रख के विचित्र बनाया जाता है। तो ये हमें जानकारी देते हैं, हम इनसे प्रभावित होते हैं। जैसे इनमें हमें विज्ञान की, दुनिया की और देश के विकास से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिलती है। यह बिगड़ते पर्यावरण के प्रति भी हमें सावधान करते हैं। वैश्विक गतिविधियों या समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। वैश्विक गतिविधियाँ अर्थात पूरे विश्व में पूरी दुनिया से संबंध रखने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी देना, वो वैश्विक की अर्थात विश्व की। समाज में ऐसे बहुत से अनजाने पक्ष हैं जिन्हें यह विचित्र सामने लाते हैं। गलत रीति रिवाजों के विरुद्ध चेतना जगाते हैं। दर्शकों के कानों में चुपके से ऐसा कुछ कह जाते हैं जो उनके जीवन को दूर तक प्रभावित करता है। दुनिया में जहाँ से कथा फिल्मों का इतिहास शुरू होता है, वहीं से विचित्रों का इतिहास भी शुरू होता है। फ्रांस के लुमियर बंधुओं ने जो पहली 4 फिल्में बनाई थी, फ्रांस में पहली जो 4 फिल्में बनी थी अर्थात फिल्मों की जो शुरुआत हुई थी, उनमें से अगर बगीचे में पानी देने वाले माली की फिल्म को कथा चित्र माने तो फैक्ट्री से निकलते मजदूरों या प्लेटफॉर्म पर आती रेलगाड़ी की फिल्मों को विचित्र की श्रेणी में रखना होगा। अलबत्ता नहीं तो तब इनका नामकरण विचित्र के रूप में नहीं हुआ था। उस समय इन्हें तथ्यात्मक फिल्में कही जाती थी। उस समय इन्हें विचित्र नहीं कहा जाता था, उस समय इन्हें तथ्यात्मक फिल्में कही जाती थी। भारत में लुमियर बंधुओं की इन लघु फिल्मों का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में होने लगा था। भारत में ही बनी लघु फिल्मों को पहली बार 1898 में दिखाया गया। वह भारत में जो फिल्म बनी थी, लघु फिल्में अर्थात छोटी फिल्में, शॉर्ट स्टोरी जिसको बोलते हैं, वो 1898 में पहली बार दिखाई गई। ये फिल्में थी लखनऊ का इमामबाड़ा, हमारा भारतीय साम्राज्य और बम्बई स्टेशन पर रेलगाड़ी का आगमन। ये तीनों भारत में किसी विषय पर बनी पहली तथ्यात्मक फिल्में कही जा सकती हैं। हाँ, इनका छायांकन एक अंग्रेजी कैमरामैन ने किया था अर्थात फोटोग्राफी। भारत में तथ्यात्मक फिल्मों के जनक हरिश्चंद्र सखाराम भाटवेड़कर थे। इन्हें लोग सावे दादा के नाम से भी याद करते थे। भारत के पहले फिल्मों के जनक कौन थे? हरिश्चंद्र सखाराम भाटवेड़कर। आप लोग ये नाम याद रखिएगा।
देखिए मैंने मार्क करके भी रखा है। सावे दादा खुद एक अच्छे छायाकार थे, इसीलिए फिल्मों के कैमरे की तकनीक को सीखने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। इन्होंने सन 1899 में मुंबई के हैंगिंग गार्डन में उस जमाने के दो मशहूर पहलवानों पुंडलिक दादा और कृष्णा नावी के बीच हुई कुश्ती को फिल्माया था। इसके अलावा इन्होंने एक बंदर की उछल कूद पर भी एक छोटी सी फिल्म बनाई थी। इस तरह से दोनों फिल्में पहली शुद्ध भारतीय फिल्में थीं। तो पहली शुद्ध भारतीय फिल्में कौन सी थीं? पुंडलिक दादा और कृष्णा नावी। सावे दादा को ही भारत का पहला समाचार चित्र बनाने का श्रेय भी हासिल है। हालांकि तब वे नहीं जानते थे कि वे फिल्म की एक ऐसी विधा को जन्म देने वाले हैं जल्द ही, जो नियमित रूप ले सकती है। तथात्मक फिल्मों के फिल्मांकन में कई तरह के प्रयोग होते रहे। शुरू में महाराजाओं के विवाह के समारोह, दशहरे के त्यौहार आदि पर इस तरह की फिल्में बनाई जाती थीं। फिर देश के विभिन्न भागों के लोगों के दैनंदिन जीवन को भी फिल्माया गया। दैनंदिन अर्थात रोजमर्रा की जो घटनाएं होती हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके लोग जो अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर फिल्म बनाया गया। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने भी 1918 में एक तथ्यात्मक फिल्म बनाई कि फिल्म कैसे बनती है। विचित्रों के शुरुआती दौर यानी 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर, उनकी शव यात्रा और अंतिम संस्कार पर एक समाचार चित्र बना था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खुले अधिवेशन पर भी एक समाचार चित्र तैयार किया गया था। इस तरह समाचार चित्रों का सिलसिला शुरू हुआ। तो समाचार चित्रों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? सन 1920 में जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, तब उनकी शव यात्रा में और अंतिम संस्कार पर एक समाचार चित्र बनाया गया। इस तरह से समाचार चित्रों का बनने का सिलसिला शुरू हुआ। एक समाचार चित्र में गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते दिखाई गए। इस फिल्म की झलकियां हमें अक्सर गांधी जी पर या स्वाधीनता संग्राम पर बनी बाद की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी दिखाई देती है। यह जो समाचार चित्र बना गांधी जी पे, इसकी झलकियां हमें गांधी जी के जो अन्य डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है उसमें दिखाया गया है। इस तरह टाटा के जल विद्युत संयंत्र के उद्घाटन के मौके पर भी एक फिल्म बनी थी। एक फिल्म सूर्य ग्रहण पर बनाई गई थी। उन दिनों होता यह था कि कैमरामैन जहां जो दृश्य देखते उन्हें फिल्मा लेते। बाद में कुछ खराब दृश्यों को निकालकर बाकी दृश्यों को जोड़ भी दिया जाता था, क्योंकि उस समय बहुत डेवलप नहीं था फिल्म इंडस्ट्री। तो जैसे कहीं अच्छा दृश्य देखा लोग, तो उस दृश्य को वो लोग कैमरामैन जो है उन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह से ये लोग दृश्य रिकॉर्ड कर लेते थे। बाद में बाकी दृश्यों को जो उनको ज़रूरत नहीं होती थी उन्हें हटा देते थे, कुछ दृश्यों को जोड़ लेते थे और इस तरह से ये लोग फिल्म बनाते थे। संपादन के जिस तरह के चमत्कार हमें आज देखने को मिलते थे, उस समय उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। लोग सोच नहीं सकते थे कि आज जैसी फिल्में बनती हैं उस समय वैसी फिल्में बनाई जाएगी। ये उस समय के लोग नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि उनके पास इतने अच्छे इतने डेवलप चीज़ें नहीं थी कि वो आज जैसी फिल्में बना सकें। खैर, समय बदलता है, देश उन्नति करता है, तरक्की करता है और नई नई चीज़ों का आविष्कार होता है ताकि हम और सुविधाजनक जीवन जी सकें। सन 1930 के दशक में क्वेटा, जो अब पाकिस्तान में चला गया है बंटवारे के बाद, तो पहले 1930 में तो बंटवारा नहीं हुआ था, तो क्वेटा भारत में ही था, पाकिस्तान बना ही नहीं था। तो वहाँ भूकंप आया था। तब तक फिल्मों में ध्वनि का आगमन था। अभी तक फिल्मों में ध्वनि का आगमन नहीं था, बिना आवाज़ की फिल्में बनती थी। अब फिल्मों में ध्वनि का आगमन हो चुका है। कब? 1930 के समय में। बम्बई के इम्पीरियल फिल्म कंपनी ने इस पर एक वित्त
चित्र बनाया और उसके साथ विभिन्न दृश्यों के बारे में बताती कमेंट्री भी जोड़ी गई। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई कि भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद के लिए दान करें। इसके बाद नियमित रूप से वृत्तचित्र बनने लगे। इतना ही नहीं, भारतीय वृत्तचित्र विदेशों में भी नाम कमाने लगे। भास्कर राव द्वारा बनाए गए वृत्तचित्रों को विदेश में पुरस्कृत किया गया। मतलब भारत में जो वृत्तचित्र बनते थे वो विदेशों में भी चलने लगे, लोग देखने लगे। विदेशी पुरस्कार भी मिला भास्कर राव को। 1948 में फिल्म प्रभाग का गठन किया गया। इसके बाद वृत्तचित्र के वितरण को एक आधार मिल गया। फिल्म प्रभाग को समाचार पत्रों और वृत्तचित्रों के निर्माण और वितरण का काम सौंपा गया। इसी दौरान फिल्म प्रभाग ने 5 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, तमिल और तेलुगु में फिल्में डब करनी शुरू कर दी। अपनी स्थापना के पहले ही वर्ष 1949 और 50 में इसने 97 फिल्मों का निर्माण किया। आज़ादी के बाद वृत्तचित्र जन सूचना का सबसे बड़ा माध्यम बन गया। लोगों तक बातें पहुंचाने का यह सबसे बड़ा माध्यम बन गया। इसका प्रभाव अखबार से ज़्यादा इसलिए होता था क्योंकि कुछ हो रहा है, अखबार सिर्फ शब्दों में उसे बताता था, जबकि वृत्तचित्र हमें दर्शकों की आंखों के सामने घटता हुआ देखते थे। दर्शक जानता था कि जो कुछ देख रहे हैं वो कथा फिल्मों की तरह काल्पनिक या आयोजित नहीं है, बल्कि सचमुच घट रहा है। जब हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं और जब वो हमारे सामने फिल्माया जाता है, हम लोग उसको देखते हैं, तो देखने में और पढ़ने में फ़र्क हो जाता है। जो हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने दिख रहा है वो हम पे ज़्यादा असर करता है। तो उसी तरह वृत्तचित्र समाचार पत्र से ज़्यादा लोगों पर असरदार हो रही थी। आज फिल्म प्रभाग देश का सबसे बड़ा वृत्तचित्र और समाचार चित्र निर्माता और वितरक है। इस समय उसके अभिलेखागार में वृत्तचित्रों, लघु और एनिमेशन फिल्मों के हजारों टाइटल मौजूद हैं। तो आज वृत्तचित्रों के लिए बहुत सारे टाइटल हैं, जैसे लघु और एनिमेशन फिल्म भी बोला जाता है। यह फिल्में सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व के विषय से लेकर महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं पर है। इनमें हमारे गौरवशाली अतीत की बहुत सारी यादें बंद है। फिल्म प्रभाग के पास वितरण के कई रास्ते हैं। इनके द्वारा तैयार किए गए वृत्तचित्र को देश भर के सिनेमाघर देखते हैं। इन्हें राष्ट्रीय व स्थानीय टेलीविज़न नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। विदेश मंत्रालय विदेशों में मौजूद अपने कार्यालयों के लिए इन फिल्मों का प्रिंट भेजते हैं। यह फिल्म विदेशों के वीडियो और टीवी नेटवर्क पर प्रदर्शन के लिए भी भेजा जाता है। तो देखिए आप लोगों ने कितने छोटे स्तर से वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत हुई थी और आज कितने बड़े स्तर पर पहुंच गई है। ये जो हमारे देश के लोग वृत्तचित्र के लिए जो इन्होंने किया है, यह इन्हीं के वजह से हो पाया है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, वृत्तचित्र की दुनिया को जाना कि ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे बनी। पहले बिना आवाज़ के बनती थी, फिर आवाज़ के साथ बनती थी। पहले अंग्रेजी कैमरामैन आते थे रिकॉर्ड करने के लिए, फिर भारतीय कैमरामैन ही होने लगे। तो यहाँ पर सही उत्तर पर निशान लगाओ दिया हुआ है, इसको पढ़िएगा आप लोग, निशान लगाइएगा। यहाँ पे पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको पढ़िएगा, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। यहाँ मौखिक प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, हाँ या नहीं लिखना है। ये सब आप लोग अपने कॉपी में कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।